हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। तो हम लोग लास्ट यूनिट पढ़ रहे थे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, जिसका नाम था बिल्डिंग मेंटेनेंस, है ना। तो बिल्डिंग मेंटेनेंस कहते हैं किसको है, उसके बारे में हमने देखे। बिल्डिंग मेंटेनेंस करने के क्या फायदे हैं उसके बारे में हमने देखा। फिर बिल्डिंग मेंटेनेंस करते किसका है, तो मेनली क्रैक्स के बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि क्रैक्स होता क्या है। क्रैक्स को हम टाइप्स ऑफ क्रैक्स कौन कौन सा है ना, टाइप्स ऑफ क्रैक्स के बारे में पढ़ा। काउज ऑफ क्रैक्स के बारे में पढ़ा। फिर उसको रिपेयरिंग का कौन सा मेथड है या कौन सा मटेरियल यूज करते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़े। आज हम पढ़ेंगे सेटलमेंट के बारे में, है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों, किसी भी बिल्डिंग का सेटलमेंट करने का मतलब होता है धंसना, है ना, बिल्डिंग का धंस जाना। तो सेटलमेंट जो होता है उसके सुपर स्ट्रक्चर के लोड के कारण होता है या लाइव लोड के कारण होता है। लाइव लोड करने का मतलब है उसमें जो रहने वाले पर्सन है या उसमें जो रहने वाला जो मटेरियल जो है वो बहुत ही ज्यादा लोड का है, तो उसके कारण भी आपका फाउंडेशन का सेटलमेंट हो सकता है। तो हमने क्या बोला कि किसी भी बिल्डिंग का सेटलमेंट किसके कारण होता है, सुपर स्ट्रक्चर के लोड के कारण और लाइव लोड के कारण। किसके कारण, स्ट्रक्चर के लाइव लोड के कारण। इसमें होता क्या है प्यारे बच्चों, आपका जो फाउंडेशन जो है वो क्या होता है, नीचे जाने लगता है, वर्टिकल डाउनवर्ड मूवमेंट होने लगता है फाउंडेशन का। ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए प्यारे बच्चों, सेटलमेंट दो प्रकार का होता है, एक होता है इवन सेटलमेंट, एक होता है अनइवन सेटलमेंट। देखिए प्यारे बच्चों, अनइवन सेटलमेंट देखते हैं। मान लीजिए प्यारे बच्चों, ये आपका ग्राउंड लेवल है, ये आपका सुपर स्ट्रक्चर, ये आपका क्या है, सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर तो आप लोग समझ रहे होंगे कि किसको कहता है, ग्राउंड लेवल के ऊपर जो भी स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं उसको सुपर स्ट्रक्चर कहा जाता है ना। तो ये सुपर स्ट्रक्चर है प्यारे बच्चों। अगर मान लीजिए फाउंडेशन है, इसके नीचे क्या है, फाउंडेशन, है ना। अब मान लीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे इस पोर्शन का सेटलमेंट 5 mm है, इस पोर्शन का सेटलमेंट 2 mm का है, इस पोर्शन का सेटलमेंट 3 mm का है, इस पोर्शन का सेटलमेंट 2 mm का है। प्यारे बच्चों, अगर इस प्रकार का सेटलमेंट हो रहा है कि कहीं 2 mm कहीं 5 mm, तो ये देखिए अनइवन सेटलमेंट है। क्या है, अनइवन। कहीं पे 5 mm कहीं पे 2 mm, तो ये अनइवन सेटलमेंट जो होता है बहुत ही डेंजरस होता है प्यारे बच्चों। अगर मान लीजिए टोटल का टोटल सेटलमेंट 3 mm का हो जाता तो कोई बात नहीं था, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर नीचे जाता। लेकिन अनइवन सेटलमेंट होने के कारण मान लीजिए ये अगर 5 mm का सेटलमेंट हुआ तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या होगा, 5 mm नीचे जाएगा। यहाँ पे 2 mm हुआ तो यहाँ का स्ट्रक्चर 2 mm जाएगा। तो आप खुद सोचिए प्यारे बच्चों, ये 5 mm गया, ये 2 mm गया, तो क्रैक्स आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, अनइवन सेटलमेंट सबसे ज्यादा डेंजरस होता है किसी भी स्ट्रक्चर के लिए। उसमें वो क्रैक्स ला देगा, क्या ला देगा, क्रैक्स ला देगा, और पूरी तरीके से स्ट्रक्चर को डैमेज कर सकता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, तो हम क्या चाहेंगे कि इस अनइवन सेटलमेंट को रोका जाए। क्या चाहेंगे हम लोग कि इस अनइवन सेटलमेंट को रोका जाए। तो चलिए प्यारे बच्चों, पहले सेटलमेंट के बारे में हम लोग देख लेते हैं। सेटलमेंट ऑफ बिल्डिंग ऑकर्स ड्यू टू सेल्फ वेट ऑफ अ स्ट्रक्चर एंड लाइव लोड ऑफ अ स्ट्रक्चर एंड दैट ड्यू टू कॉम्प्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल। अगर सॉइल का अगर सॉइल मान लीजिए फाउंडेशन के नीचे जो सॉइल है प्यारे बच्चों वो कॉम्प्रेस हो रहा है, बात समझ में आया, क्या हो रहा है, कॉम्प्रेस हो रहा है, तो उसके कारण भी सेटलमेंट आपका होगा। ठीक है ना। तो देखिए क्या लिखे, सेटलमेंट जो होता है किसी भी बिल्डिंग का ऑकर्स जो करता है किसके कारण, ड्यू टू सेल्फ वेट ऑफ अ स्ट्रक्चर, ड्यू टू लाइव लोड ऑफ द स्ट्रक्चर एंड ड्यू टू कॉम्प्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल के कारण सेटलमेंट होता है। नेक्स्ट, सेटलमेंट इज द वर्टिकल डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द फाउंडेशन। सेटलमेंट क्या है, आपके फाउंडेशन का डाउनवर्ड मूवमेंट है, डाउनवर्ड मूवमेंट है। नेक्स्ट, अनइवन सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन कैन लीड टू क्रैक्स। प्यारे बच्चों, अगर आपके स्ट्रक्चर में अनइवन सेटलमेंट हो रहा है तो वो क्रैक्स के कारण बनेंगे। किसके कारण, क्रैक्स के कारण बनेंगे। सो इसीलिए वी वांट टू प्रिवेंट, इसीलिए हम चाहेंगे कि फाउंडेशन के सेटलमेंट को रोका जाए। इसलिए हम क्या चाहेंगे, फाउंडेशन के सेटलमेंट को रोका जाए। प्यारे बच्चों, अगर आपसे कोई पूछता है कि इवन सेटलमेंट ज्यादा डैमेज करता है या अनइवन सेटलमेंट, तो आप क्या कहिएगा, अनइवन सेटलमेंट। बात समझ में आया। चलिए अब हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चों कॉजेज एंड रिमीडियल मेजर्स ऑफ सेटलमेंट। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कॉज का, किसका, कारण क्या क्या है, सेटलमेंट के कारण क्या क्या है। प्यारे बच्चों, जो हमने क्या बोला था, ड्यू टू सेल्फ वेट एंड ड्यू टू द लाइव लोड, इसके भी अलावा बहुत सारे कारण है। मान लीजिए प्यारे बच्चों अर्थक्वेक आ जाएगा या फ्लड आ जाएगा, तो बहुत सारे कारण है प्यारे बच्चों। उन सारे कारण को अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ठीक है ना। पहला रीजन, पहला कारण, अनइवन बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल एट फाउंडेशन लेवल। प्यारे बच्चों, फाउंडेशन लेवल के पास सॉइल का अलग अलग अनइवन बेयरिंग कैपेसिटी, मान लीजिए यहाँ का बेयरिंग कैपेसिटी मान लीजिए 19 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है,
यहाँ पे मान लीजिए सॉइल का बेरिंग कैपेसिटी 20 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, यहाँ पे मान लीजिए 25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ का जो सॉइल होगा वो कम लोड सहेगा, यहाँ का थोड़ा ज्यादा, यहाँ का और ज्यादा। तो यहाँ पे ज्यादा सहेगा तो यहाँ पे सेटलमेंट नहीं होने देगा, बट जहाँ पे कम बेरिंग कैपेसिटी होगा वहां पे ज्यादा सेटलमेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बात समझ में आया? तो अनइवन बेरिंग कैपेसिटी भी सेटलमेंट का एक कारण है। नेक्स्ट, डिफरेंट लोड ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फाउंडेशन। मान लीजिए प्यारे बच्चों ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर पे यहाँ पे कुछ लोड लग रहा है, यहाँ पे कुछ लोड लग रहा है, यहाँ पे कुछ लोड लग रहा है, यहाँ पे कुछ लोड, तो अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग आपका लोड लग रहा है। तो जहां हैवी लोड लगेगा वहां पे धंसने का ज्यादा चांस होंगे, सेटलमेंट होने का ज्यादा चांस होगा। तो प्यारे बच्चों अलग डिफरेंट लोड अगर लगता है डिफरेंट पार्ट पर तो भी आपका अनइवन सेटलमेंट होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट, वायरिंग ग्राउंड वाटर टेबल हाइट। प्यारे बच्चों ग्राउंड वाटर टेबल हाइट, मान लीजिए प्यारे बच्चों यहाँ पे वाटर टेबल, यहाँ पे मान लीजिए वाटर टेबल यहाँ पर है, कहीं पे यहाँ पर है, कहीं पे यहाँ पे है। तो वाटर टेबल अगर अलग अलग पोजीशन पे है फाउंडेशन में तो भी आपका अनइवन सेटलमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, कॉम्प्रेसिबल फाउंडेशन सॉइल। प्यारे बच्चों फाउंडेशन के नीचे जो सॉइल है वो कंप्रेस होने वाला सॉइल है, दैट मींस ब्लैक कॉटन सॉइल है, या हम बोल सकते हैं एक्सपेंसिव सॉइल है, जिसमें क्या बोल सकते हैं कंप्रेसिबिलिटी का प्रॉपर्टी ज्यादा है, ज्यादा कंप्रेस हो सकता है। तो ऐसे सॉइल में भी आपका सेटलमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट, अर्थक्वेक भी कारण है, फ्लड बाढ़ आ जाता है वो भी एक कारण है आपका सेटलमेंट का। नेक्स्ट, फाउंडेशन मेड ऑन एक्सपेंसिव सॉइल लाइक ब्लैक कॉटन सॉइल। अभी बताएं सर जी कि ब्लैक कॉटन सॉइल एक ऐसा सॉइल है जिसमें कंप्रेसिबिलिटी का प्रॉपर्टीज बहुत ही ज्यादा है, कंप्रेस होने का प्रॉपर्टीज बहुत ही ज्यादा है, तो इस कारण से आपका सेटलमेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रक्चर। मान लीजिए प्यारे बच्चों आप जहां पे घर बनाए वहां के आसपास में मान लीजिए पटरी है, रेलवे का पटरी है, तो जैसी रेल मूव करेगा तो आपका घर का वाइब्रेशन होने लगेगा, घर का वाइब्रेशन होने, तो उस वाइब्रेशन के कारण भी आपके घर का सेटलमेंट हो सकता है। तो इसका मतलब वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रक्चर भी एक कारण है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमने पढ़ा कॉजेज ऑफ सेटलमेंट। ठीक है ना, हमने पढ़ा कॉजेज ऑफ सेटलमेंट। पहले हमने पढ़ा सेटलमेंट क्या होता है, फिर हमने पढ़ा कॉजेज ऑफ सेटलमेंट। ठीक है ना, कि कौन कौन से कारण है। चलिए इसको पहले नोट डाउन कीजिए। तो प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे कि सेटलमेंट को रोका कैसे जाए, इसका रेमेडियल मेजर्स क्या है वो हम लोग देखेंगे। तो प्यारे बच्चों सेटलमेंट को रोकने का क्या तरीका होगा वो हम देखेंगे। तो पहला तरीका है प्यारे बच्चों रेमेडियल मेजर्स का मतलब होता है कैसे हम प्रिवेंट करेंगे, कैसे हम रोका जाएगा किसको, सेटलमेंट को, है ना। तो पहला रीजन है प्यारे बच्चों रोकने का, कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल ओवर द कंप्लीट एरिया ऑफ द फाउंडेशन लेवल। प्यारे बच्चों फाउंडेशन लेवल के नीचे पूरे एरिया, मतलब जितना एरिया में फाउंडेशन किया उसके पूरे एरिया में जो सॉइल है प्यारे बच्चों वो एकदम फुल्ली कॉम्पैक्ट होना चाहिए। अगर सॉइल आपका फुल्ली कॉम्पैक्ट है तो वो कंप्रेस नहीं होगा, क्योंकि पहले से ही दबा हुआ ना, पूरी तरीके से कॉम्पैक्ट है तब जाके आप फाउंडेशन दिए है ना। तो फुल्ली तरीके से अगर कॉम्पैक्ट है तो आपका सेटलमेंट नहीं होगा सॉइल का। बात समझ में आया? तो चलिए पहला है कि कॉम्पैक्शन का, सॉइल का कॉम्पैक्शन कर देना है प्यारे बच्चों। जितना एरिया में आप फाउंडेशन बिछाइएगा उतना पूरे एरिया में आपको क्या कर देना है, सॉइल का कॉम्पैक्शन कर देना। नेक्स्ट, प्रॉपर डिजाइन सो दैट लार्ज लोड डिफरेंस डज नॉट एग्जिस्ट ऑन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फाउंडेशन। प्यारे बच्चों दूसरा बता रहा है कि डिजाइन जब करने जाइएगा तो डिजाइन अच्छे से कीजिएगा, पूरे फाउंडेशन लेवल में एक समान लोड लगना चाहिए। ये नहीं कि फाउंडेशन के किसी पार्ट में ज्यादा लोड किसी पार्ट में कम लोड लगेगा तो अनइवन सेटलमेंट हो जाएगा। जिधर ज्यादा लोड लगेगा उधर ज्यादा सेटलमेंट हो जाएगा, जिधर कम लोड लगेगा उधर कम सेटलमेंट होगा। बात समझ में आया? तो बोला है प्रॉपर डिजाइन करने के लिए ताकि लार्ज लोड डिफरेंस डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब लोड का डिफरेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए डिफरेंट पार्ट ऑफ द फाउंडेशन में। बात समझ में आ गया? नेक्स्ट, डिवाटरिंग ऑफ द फाउंडेशन इफ ग्राउंड वाटर टेबल ओवर द बेस ऑफ द फाउंडेशन। अगर फाउंडेशन के बेस के ऊपर अगर आपका ग्राउंड वाटर टेबल आ रहा है, अगर आपके फाउंडेशन के बेस के ऊपर अगर आपका ग्राउंड वाटर टेबल आ रहा है तो उस वाटर को क्या करना है, डिवाटरिंग कर लेना है, रिमूव कर लेना है, हटा लेना है। ठीक है ना। नेक्स्ट, स्टेबलाइजेशन ऑफ फाउंडेशन, स्टेबलाइजेशन ऑफ फाउंडेशन सॉइल। प्यारे बच्चों मान लीजिए आपके सॉइल के जो मतलब जो फाउंडेशन के नीचे जो सॉइल है वो एक्सपेंसिव सॉइल है। एक्सपेंसिव सॉइल उसको कहते हैं जिसमें कंप्रेस होने का क्षमता ज्यादा है। तो वैसे सॉइल को पहले स्टेबल कर लीजिए, उसको कहते हैं स्टेबलाइजेशन ऑफ फाउंडेशन सॉइल। बात समझ में आया? तो वैसे सॉइल को, एक्सपेंसिव सॉइल को क्या करना, पहले स्टेबल कर लेना होगा, उसके कंप्रेसिबिलिटी के प्रॉपर्टीज को घटा देना होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट, स्पेशल टाइप्स ऑफ फाउंडेशन फॉर एक्सपेंसिव सॉइल। अगर कोई एक्सपेंसिव सॉइल है जैसे ब्लैक कॉटन सॉइल है तो उसमें अलग टाइप के डिफरेंट टाइप का स्पेशल टाइप्स का फाउंडेशन देने का जरूरत है। नेक्स्ट,
कंसिडरेशन ऑफ अर्थक्वेक लोड ऑन द डिजाइन। जब आप डिजाइन करने जाएगा कि हमारे स्ट्रक्चर का कितना लोड आएगा, तो उस समय अर्थक्वेक के लोड को भी डिजाइन कर लीजिएगा, ताकि कभी अर्थक्वेक आता है तो उसके कारण सेटलमेंट ना हो। तो बहुत सारे रीजंस हैं जिससे हम रेमेडियल मेजर्स कर सकते हैं सेटलमेंट का। तो इस तरह से हमने पढ़ा प्यारे बच्चों सेटलमेंट होते क्या है, कॉज ऑफ सेटलमेंट एंड रेमेडियल मेजर्स ऑफ सेटलमेंट। चलिए प्यारे बच्चों इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग देखेंगे डेमोलिशन के बारे में ना। तो पहले तो डेमोलिशन का मतलब क्या होता है, किसी भी खड़े बिल्डिंग, मतलब जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो चुका है उसको तोड़ना है ना। किसी बिल्डिंग को तोड़ने का जो प्रोसेस है वो डिमोलिशन कहलाता है। तो हम बोल सकते हैं डिमोलिशन क्या है, कंस्ट्रक्शन का अपोजिट वर्ड है, और कंस्ट्रक्शन का बिल्कुल अपोजिट वर्ड क्या कहलाता है, डिमोलिशन। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है बिल्डिंग को खड़ा करना, बिल्डिंग को बनाना, कंस्ट्रक्ट करना, जबकि डिमोलिशन का मतलब होता है किसी डैमेज बिल्डिंग को तोड़ना या किसी इलीगल बिल्डिंग को तोड़ देना। ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए प्यारे बच्चों हम देखते हैं क्या लिखे हैं डिमोलिशन के बारे में। डिमोलिशन इज द अपोजिट ऑफ कंस्ट्रक्शन। डिमोलिशन क्या है, कंस्ट्रक्शन का बिल्कुल अपोजिट है ना। इट मीन्स टीयरिंग डाउन ऑफ अनसेफ बिल्डिंग एंड अदर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। किसी भी अनसेफ बिल्डिंग को टीयरिंग डाउन करने का मतलब है तोड़ देना। डाउन मतलब तोड़ के नीचे गिरा देना है ना। इट मीन्स टीयरिंग डाउन ऑफ अनसेफ बिल्डिंग को तोड़ देना या किसी अदर टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर को तोड़ देना क्या कहलाता है, डिमोलिशन कहलाता है। प्यारे बच्चों एक चीज और याद रखिएगा, डिमोलिशन एंड डीकंस्ट्रक्शन दोनों अलग अलग वर्ड है, दोनों डिफरेंट वर्ड्स है, दोनों का मतलब अलग है। ठीक है ना। डिमोलिशन एंड डीकंस्ट्रक्शन आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। डिमोलिशन एंड डीकंस्ट्रक्शन दोनों अलग अलग टर्म है, दोनों का मतलब अलग अलग है। क्या मतलब है, डिमोलिशन का मतलब समझ गए ना कि क्या करना, कोई अनसेफ स्ट्रक्चर उसको पूरी तरीके से डैमेज कर देना है ना, या कोई इलीगल बना लिया है किसी के दूसरे के जमीन पर या सरकारी जमीन पे कोई क्या बना लिया है, अपना जमीन कोई बना लिया, अपना घर खड़ा कर लिया, तो इलीगल हो जाएगा। तो उस इलीगल स्ट्रक्चर को डैमेज कर देना आपका क्या कहलाएगा, डिमोलिशन कहलाएगा। अब देखिए पहले डीकंस्ट्रक्शन क्या कहलाएगा। डीकंस्ट्रक्शन कहने का मतलब है प्यारे बच्चों आपके बिल्डिंग का कोई पार्ट्स को क्या करना है, तोड़कर गिराना है, और उस तोड़ते समय ध्यान रखना है कि उसमें कोई एक्सपेंसिव मटेरियल है तो उसको रिमूव कर लेंगे, रिमूव कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों डिमोलिशन में ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें कोई एक्सपेंसिव मटेरियल है तो उसको निकाला जाएगा, उसको केयरफुली से हटाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। मगर डीकंस्ट्रक्शन में बिल्डिंग के कुछ पार्ट को तोड़ा जाता है ताकि उसमें फिर से कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है। तो उसके दौरान जो भी वैल्यूएबल मटेरियल है उसको निकाल के हटा लिया जाता है ताकि उसका फिर से यूज बाद में किया जाए। ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है, डिमोलिशन एंड डीकंस्ट्रक्शन आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। डिमोलिशन एंड डीकंस्ट्रक्शन दोनों वर्ड आपस में एकदम डिफरेंट है। ठीक है ना। इन डीकंस्ट्रक्शन ए बिल्डिंग इज टेकन डाउन केयरफुली। किसी भी बिल्डिंग या बिल्डिंग के पार्ट को नीचे तोड़ा जाता है केयरफुली, एंड वैल्यूएबल एलिमेंट ऑफ द बिल्डिंग आर प्रिजर्व्ड फॉर यूज। मतलब जो भी वैल्यूएबल एलिमेंट है उस बिल्डिंग के उस बिल्डिंग के पार्ट्स में, तो उसको क्या कर लेना है, प्रिजर्व कर लेना है, रख लेना है ताकि उसका रीयूज किया जा सके। ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम देखेंगे नेसेसिटी ऑफ डिमोलिशन। डिमोलिशन करने का क्या जरूरत पड़ा, डिमोलिशन क्यों करेंगे। तो प्यारे बच्चों मान लीजिए कोई ओल्ड स्ट्रक्चर है, वो पता नहीं कब गिर जाएगा, कभी भी किसी भी टाइम वो गिर सकता है। प्यारे बच्चों जब भी वो गिरेगा तो क्या होगा प्यारे बच्चों, डैमेज कर सकता है, किसी दूसरे स्ट्रक्चर को डैमेज कर सकता है, या किसी आदमी पे गिर जाएगा तो क्या होगा, आदमी मर जाएगा ना प्यारे बच्चों। तो कोई ऐसा हजार्डस सिचुएशन पैदा ना हो जाए, कोई खतरनाक सिचुएशन पैदा ना हो जाए, उसके लिए क्या करेंगे, कोई भी ओल्ड स्ट्रक्चर जो होगा उसको हम पहले ही तोड़कर गिरा देते हैं। बात समझ में आया, ये पहला नेसेसिटी हुआ प्यारे बच्चों। दूसरा हम क्या बोलेंगे, मान लीजिए हमारा कोई बिल्डिंग है, अब वहां पे तोड़कर कोई कुछ बड़ा सा रेस्टोरेंट या कुछ मॉडर्न चीज बनाना चाहते हैं, कोई मॉडर्न स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, तो उस पुराने स्ट्रक्चर को तोड़ेंगे मतलब डिमोलिशन करेंगे। मान लीजिए प्यारे बच्चों तीसरा पॉइंट भी वही है कि कोई ओल्ड टाइप का बिल्डिंग है उसको मॉडर्न रेसिडेंस में बदलना चाह रहे हैं, कोई ओल्ड टाइप का बिल्डिंग है उसको मॉडर्न रेसिडेंस में बदलना चाह रहे हैं, तो भी डिमोलिशन जरूरी है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों फॉर रिमूविंग ऑफ इलीगल स्ट्रक्चर, किसी इलीगल स्ट्रक्चर को हटाने के लिए भी डिमोलिशन जरूरी है। तो चलिए प्यारे बच्चों इसमें क्या लिखे वो देख लेते हैं। नेसेसिटी में इट इज नेसेसरी फॉर ओल्ड स्ट्रक्चर विच मे फॉल डाउन एनी टाइम। प्यारे बच्चों इट इज नेसेसरी मतलब डिमोलिशन बहुत ही नेसेसरी है फॉर कैसे स्ट्रक्चर के लिए, फॉर ओल्ड स्ट्रक्चर के लिए जो कि कभी भी नीचे फॉल डाउन कर सकता है। नेक्स्ट
फॉर अल्टरनेशन एंड मॉडिफिकेशन इन बिल्डिंग। आप किसी बिल्डिंग का अल्टरनेशन मतलब कोई दूसरा बिल्डिंग बनाना चाहते हैं या उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो भी डेमोलिशन जरूरी है। नेक्स्ट, फॉर कन्वर्टिंग ओल्ड टाइप बिल्डिंग, अगर आप किसी ओल्ड टाइप के बिल्डिंग को मॉडर्न रेसिडेंस में बदलना चाहते हैं तो भी डेमोलिशन जरूरी है। नेक्स्ट, फॉर रिमूविंग ऑफ इलीगल स्ट्रक्चर, किसी इलीगल स्ट्रक्चर को आप हटाना चाहते हैं तो भी आपका डेमोलिशन बहुत ही जरूरी है। तो प्यारे बच्चों ये हमने पढ़ा व्हाट इज डेमोलिशन एंड नेसेसिटी ऑफ डेमोलिशन। तो चलिए आप पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ डिमोलिशन। तो प्यारे बच्चों जो डेमोलिशन जो करते हैं वो किस मेथड से करते हैं इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर कैसा है ना, लोकेशन कैसा है आपके स्ट्रक्चर का, किस लोकेशन में बनाया गया है। बात समझ में आया। तो सबसे पहला बात क्या है प्यारे बच्चों, डेमोलिशन का जो मेथड है वो टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। अगर आपका मान लीजिए हैवी स्ट्रक्चर है, हैवी स्ट्रक्चर को डेमोलाइज करना है, तोड़ना है तो आपको मशीन से तोड़ना होगा। अगर छोटे मोटे स्ट्रक्चर को तोड़ना होगा तो मैनुअली मतलब मजदूर लगाकर हैंड से तोड़ा जा सकता है। बात समझ में। और उससे भी बड़ा स्ट्रक्चर है तो आपको ब्लास्टिंग करना होगा प्यारे बच्चों, बम लगाकर ब्लास्टिंग करना पड़ता है। तो ये तीन मेथड हम लोग मेनली पढ़ते हैं। तो चलिए मेथड ऑफ डिमोलिशन में देखते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर वेरियस मेथड आर यूज फॉर डिमोलिशन। मतलब स्ट्रक्चर के आधार पे हम बहुत सारे हम डिमोलिशन यूज करते हैं। इसमें पहला है हैंड डेमोलिशन। हैंड डेमोलिशन करना मतलब मजदूर लगाएंगे और मजदूर क्या करेगा, मकान को तोड़ना स्टार्ट करेगा। तो प्यारे बच्चों ये पक्का है कि हैंड डेमोलिशन जो मैनुअली किया जाता है वो छोटे मोटे स्ट्रक्चर के लिए किया जाएगा, या तो एक तल्ला बिल्डिंग हो या मैक्सिमम 2 या 3 स्टोरी बिल्डिंग होगा। उससे ऊपर का कोई बिल्डिंग होगा तो वो डिमोलिशन नहीं कर पाएगा हैंड से। बात समझ में आया। तो देखिए पहला पॉइंट आपको यही लिखा हुआ है, सिंगल स्टोरी और 2-3 स्टोरी हाउस आर मैनुअली डेमोलाइज्ड। बात समझ में आया। कोई सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है या 2 और 3 स्टोरी मतलब 1 तल्ला 2 तल्ला या 3 तल्ला बिल्डिंग है तो आप हैंड डेमोलिशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, पहले जो हैंड डेमोलिशन करने के लिए मजदूर को कुछ टूल चाहिए, जो हैंड टूल चाहिए, हथौड़ा चाहिए, छेनी चाहिए, है ना, मतलब क्या कहते हैं, बहुत सारा हैंड टूल चाहिए जिससे कि वो तोड़ेगा, है ना। तो हैंड डेमोलिशन इज डन विद द हेल्प ऑफ हैंड टूल्स। बात समझ में। हैंड डेमोलिशन जो डन होगा, जो करेंगे वो विद द हेल्प ऑफ किसके, हैंड टूल के मदद से करेंगे। हैंड टूल में आपको क्या चाहिए, लार्ज हैमर चाहिए, बड़ा सा हथौड़ा चाहिए, एक्सेस चाहिए, समझ रहे हैं ना, वो क्या होता है उसको कहते हैं एक्सेस, मान लीजिएगा क्रोबार चाहिए, स्पेड चाहिए, ईटीसी चाहिए, ठीक है ना। इन दिस मेथड, इस मेथड में डिमोलिशन ऑफ बिल्डिंग इज डन बाय स्टोरी बाय स्टोरी। देखिए प्यारे बच्चों मशीन से तो तोड़ा जा नहीं रहा। अगर मशीन से तोड़ा जाता हो तो एक ही बार में सारा बिल्डिंग उड़ा देते, मगर हाथ से तोड़ा जा रहा है तो एक एक स्टोरी उड़ा जाएगा। पहले ऊपर वाला बिल्डिंग को उड़ा जाएगा, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे। बात समझ में आया। तो अगर हम हैंड डेमोलिशन कर रहे हैं प्यारे बच्चों तो स्टोरी बाय स्टोरी हम बिल्डिंग को डेमोलाइज करेंगे। नेक्स्ट, डेब्रिस मटेरियल कहने का मतलब है प्यारे बच्चों जो आप मटेरियल मतलब बिल्डिंग को तोड़ रहे हैं, तोड़ने के बाद कुछ ना कुछ मटेरियल गिर रहा होगा, मतलब जो कंक्रीट टूट के गिर रहा होगा उसको डेब्रिस मटेरियल कहते हैं। तो डेब्रिस मटेरियल शुड बी ट्रांसपोर्टेड टू आउट ऑफ सिटी। जो डेब्रिस मटेरियल है प्यारे बच्चों जो टूट कर गिरा है, जो बेकार मटेरियल, जो डेब्रिस मटेरियल है उसको क्या करना है, आउट ऑफ सिटी उसको ट्रांसपोर्ट कर दीजिएगा या आउट ऑफ पब्लिक हाईवे उसको क्या कर दीजिएगा, हटा दीजिएगा। मतलब पब्लिक हाईवे से उसको हटा दीजिएगा या सिटी के अंदर से बाहर कर दीजिएगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो ये हमारा था हैंड डेमोलिशन, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए हैंड डेमोलिशन नोट डाउन कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों हम लोग मशीन डेमोलिशन अगले क्लास में देखेंगे। मशीन हम लोग अभी तक क्या पढ़े, हम लोग इसमें इस वीडियो में पढ़े सेटलमेंट क्या होता है, फिर हमने पढ़ा कि कॉज ऑफ सेटलमेंट के क्या कारण है, फिर हमने पढ़ा कैसे इसका रिमीडियल मेजर्स करेंगे, बात समझे, तो सेटलमेंट के बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा डेमोलिशन क्या होता है, फिर हमने पढ़ा ये मेथड ऑफ डेमोलिशन में हमने बताया हैंड डेमोलिशन, मशीन डेमोलिशन एंड ब्लास्टिंग, है ना, ब्लास्ट करते हैं। तो हैंड डेमोलिशन हमने पढ़ लिया था और मशीन डेमोलिशन हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये तो पक्का है प्यारे बच्चों, छोटे मोटे बिल्डिंग के लिए हैंड डेमोलिशन था, तो बड़े बिल्डिंग के लिए क्या रिक्वायर्ड होगा, बड़े बड़े मशीन का रिक्वायरमेंट होगा जो कि बिल्डिंग को तोड़ सके। तो अगले क्लास में देखेंगे प्यारे बच्चों है मशीन डेमोलिशन एंड कौन सा ब्लास्टिंग, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।